नमस्कार साथियों, आज अपन शुरू करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी बीएससी पार्ट फर्स्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एजिंग या सीनेसेंस फर्स्ट। आज अपन इसका पार्ट 1 देखेंगे, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि एजिंग के कारण मनुष्य के शरीर के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, सिस्टम के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एजिंग। एजिंग क्या होती है साथियों? एजिंग जो होती है उसको जीर्णता कहते हैं। अपन जानते हैं कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद जैसे जैसे टीन एज आती है उसके अंदर डेवलपमेंट होता जाता है, फिर एडल्टहुड आता है, वहाँ उसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है और उसके बाद फिर डाउनफॉल शुरू होता है, उसके अंदर डिटोरिएशन शुरू हो जाता है और बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। तो यही एजिंग कहलाती, जीर्णता कहलाती है। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है सीनेसेंस। सीनेसेंस यानी काल प्रभावन का समय के साथ व्यक्ति के कार्यकी और आकारिकी के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सीनेसेंस में आता है। तो एजिंग की परिभाषा क्या हो जाएगी? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, यानी समय के साथ साथ मनुष्य के अंदर संरचनात्मक या कार्यात्मक जो प्रभाव पड़ते हैं हर सिस्टम के ऊपर, जो डिटोरिएशन होता है उसको एजिंग कहते हैं। तो ये एजिंग आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कॉमन वर्ड है बुढ़ापा या एजिंग। एजिंग से रिलेटेड जो विज्ञान की या एम्ब्रियोलॉजी की जो शाखा है उसको कहेंगे जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस, जिसके अंदर क्लिनिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशोलॉजिकल हो सकता है, जो ओल्डर पर्सन में होता है उनकी स्टडी करना जेरेंटोलॉजी कहलाता है। जेरेंटोलॉजी क्या होगी? स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल और क्लिनिकल एस्पेक्ट जो होते हैं उसको जेरेंटोलॉजी कहेंगे। अब एजिंग के साथ मनुष्य के हर सिस्टम के अंदर डिटोरिएशन होता है, उसके अंदर जो होता है कम होता जाता है, उसके अंदर डिक्रीज होती जाती है। उन सिस्टम को देखेंगे बारी बारी से। ये आप कॉमन देख ही सकते हो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। एक एक जो सिस्टम होता है उसको पॉइंट वाइज लिखोगे कि उस सिस्टम में क्या परिवर्तन होते हैं। उसके आगे बाद में अपन उस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां भी देखेंगे। तो क्या क्या होते हैं बुढ़ापे के साथ साथ? सबसे पहले स्किन या इंटीग्यूमेंट में क्या परिवर्तन होते हैं? तो सबसे पहले जो एडिपोज टिश्यू होता है वो उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है, यानी आदमी की जो मोटाई होती है स्किन की वो कम होती जाती है। स्किन ड्रायर होती जाती है, स्किन के ऊपर आपने देखा होगा रिंकल्स हो जाते हैं, ज़्यादा बुढ़ापा आ जाएगा तो। उसके अलावा जो स्पॉट्स बन जाते हैं ये सारी स्किन के ऊपर होती हैं। हेयर, बुढ़ापे का एक और अच्छा सिम्टम है हेयर जो होते हैं। अपन देखते हैं कि जो बूढ़े होते हैं उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ग्रेइंग ऑफ हेयर, हाइपोपिगमेंटेशन के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं जैसे जैसे बुढ़ापा आता है। और कुछ व्यक्तियों के अंदर बाल की संख्या कम हो जाती है सिर पर, यानी बेलनेस हो जाती है, गंजापन आता जाता रहता है। तो इस प्रकार एजिंग है। फेस जो होता है, फेस पर बुढ़ापा साफ झलकता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। लिप्स जो होते हैं वो लटकना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार जो आँखों की नेत्र ज्योति कम होती जाती है, मायोपिया हो जाता है, भेंगापन हो जाता है। हाइट और फिजिकल शेप में क्या फ़र्क पड़ेगा? आदमी जैसे बूढ़ा होता जाएगा हाइट जो स्ट्रक्चर होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा जो एब्डोमेन होता है वो राउंडर अपीयरेंस ले लेगा। उसके अलावा जो आदमी थोड़ा सा कुबड़ आ जाती है, थोड़ा सा झुकना शुरू कर देगा। ये तो एक कॉमन चीज़ें हुई सिस्टम में, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब देखते हैं इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट या पैथोलॉजिकल कंडीशंस एंड चेंजेज। जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है वो सबसे पहले इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में, अब भी देखा था अपने, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, स्किन के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, टर्जिडिटी समाप्त हो जाती है, जो कसावट होती है स्किन के अंदर वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। उसके अलावा स्पॉट्स आ जाते हैं। स्केलेटल सिस्टम, उसके बाद आप ऐसे एक एक सिस्टम को डालोगे, चाहो तो पैथोलॉजिकल कंडीशन और पहले जो चेंजेस आ रहे हैं एक ही साथ लिख सकते हो। तो सबसे पहले इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, उसके बाद आता है स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र पर एजिंग का
अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। तो कंकाल तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है अपन जानते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है व्यक्ति की बोन्स जो होती है वो कमज़ोर होती जाती है, फ्रेजाइल होती जाती है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो ख़त्म होती जाती है और कुछ इससे रिलेटेड बीमारियां होती है जो कॉमन बुढ़ापे की बीमारियां कहलाती है। उसमें आती है ऑस्टियोमलेशिया। ये भी आपको जब भी बड़ा क्वेश्चन आता है एजिंग के ऊपर तो ये क्लिनिकल एस्पेक्ट की बीमारियां भी आपको मेंशन करनी है उसी सिस्टम के साथ। ऑस्टियोमलेशिया जो होती है बोन सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, तो ऑस्टियोमलेशिया कहलाएगी। बच्चों में ये रिकेट्स होता है लेकिन आगे चलकर एडल्ट में इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और एक और बहुत कॉमन बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस अपन कॉमन वर्ड सुनते हैं, जैसे एज आदमी की 45 के बाद होती है, स्पेशली लेडीज के अंदर पोस्ट मीनोपाउजल ऑस्टियोपोरोसिस होता है जिसमें बोन्स बिकम फ्रेजाइल, जो हड्डियां होती है वो पोरस हो जाती है और बहुत जल्दी टूट जाती है। थोड़ा सा भी बाथरूम में अगर पैर मुड़ा तो हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है और जुड़ती भी बहुत मुश्किल से है, तो इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ये जनरली अभी देखा था वुमेन्स में, आपको स्पेशली मेंशन करना है पोस्ट मीनोपाउजल वुमेन के अंदर ये देखने को मिलती है। अब आता है मसल्स और जॉइंट्स। मसल्स और जॉइंट्स जो होते हैं, जो बुढ़ापे के साथ साथ व्यक्ति की जो मसल्स होती है वो कमज़ोर होती जाती है, उनकी स्ट्रेंथ कमज़ोर होती जाती है। कार्टिलेज जो होता है वो जॉइंट्स पर है वो सूखना टूटना शुरू हो जाता है। अपन देखते हैं बुढ़ापा जैसे जैसे आएगा घुटनों में जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज क्योंकि सूखना शुरू हो जाता है। वहाँ से जो मोबिलिटी होती है जॉइंट्स की वो ख़त्म हो जाती है। इलास्टिसिटी जो होती है, क्योंकि जॉइंट्स के बीच में सिनोवाइवल फ्लूइड होता है वो सूखना शुरू हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर आपने देखा होगा बूढ़े व्यक्तियों के अंदर घुटनों में, अंगुलियों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, पीठ में दर्द होना शुरू होता है। तो ये सारा सिनोवाइवल फ्लूइड की वजह से होता है। इसी से रिलेटेड एक आर्थराइटिस बीमारी कॉमन है ना। आर्थराइटिस जो होती है जिसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वो कड़क हो जाते हैं, स्पेशली नीज के है, हिप्स के है, जो ज़्यादा एज होने की वजह से आर्थराइटिस बीमारी भी स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड आपको बतानी है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस, ये 3 बीमारियां आपको मेंशन करनी है एजिंग के अंदर स्केलेटल सिस्टम में। अब आता है नर्वस सिस्टम। साथियों, नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेज आता है नर्वस सिस्टम के। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है जो नर्वस सिस्टम जो रिफ्लेक्स होता है वो कमज़ोर होता है, इसीलिए वो उसकी लर्निंग पावर भी कमज़ोर हो जाती है। आपने देखा होगा जो बच्चा जो होता है 18-20 साल की एज में जो सीखने की पावर होती है वो 50 के बाद सीखने की पावर धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का रिफ्लेक्स कम होता जाता है, ट्रांसमिशन कम होता जाता है और मेमोरी लॉस होती जाती है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां आपको बुढ़ापे की बीमारियां मेंशन करनी है। एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज जो होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है व्यक्ति के जो बुद्धिमत्ता होती है उसके अंदर कमी आती जाती है और धीरे धीरे मेमोरी लॉस हो जाता है। आपने देखा होगा बूढ़े व्यक्ति बहुत जल्दी कुछ चीज़ों को भूलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जो मेमोरी लॉस होता है ये सारा एल्जाइमर डिजीज में आएगा। इसी से रिलेटेड एक और बीमारी लिखनी है, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज जो होती है इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं धीरे धीरे, स्पेशली मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर रिफ्लेक्स कम होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति जो जैसे सीधी पोस्चर में नहीं रह पाएगा या धीरे धीरे मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये रिलेटेड दोनों बीमारियों को आपको नर्वस सिस्टम के अंदर मेंशन करना होगा। उसके बाद आता कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एजिंग जैसे जैसे बढ़ती है आपने देखा होगा व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हार्ट के अंदर जो उसकी कैपेसिटी होती है ब्लड फ्लो करने की वो धीरे धीरे कम होती जाती है। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 50-55 के बाद जो वाल्व्स की मैकेनिज्म है वो उसके अंदर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है या कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। तो ये बीमारियां
कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको एक और बतानी है आर्टियोस्क्लेरोसिस, यानी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। जो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, आर्टरीज जो होती है उसकी वो हार्ड होती जाती है, उनकी वाल जो होती है वो मोटी होती जाती है और उनके अंदर इलास्टिसिटी कमज़ोर होती जाती है। तो जो अपने अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन का जो पाइप बने हुए हैं आर्टरीज और वेंस, तो आर्टरीज जो है उनकी वाल ऑफ जो आर्टरीज की जो वाल है वो हार्ड होती जाती है, इलास्टिसिटी ख़त्म होती जाती है, इसको आर्टियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो इस वजह से इसको आर्टियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और एक बहुत कॉमन बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है। अपन कॉमन वर्ड यूज करना आपको एग्जाम में, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी, जिससे क्या होता है हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर उसके लिए कौन सी सर्जरी करता है, कोरोनरी बाईपास सर्जरी, जिसको अपन कहते हैं एंजियोप्लास्टी। बाईपास सर्जरी जो होती है उसको, उसका कॉमन वर्ड नाम है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, CABG कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है और मेंशन करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर व्यक्ति की जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि एलुलाई जो है उनकी वाल भी हार्ड हो जाती है, अनइलास्टिक हो जाती है, इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति के अंदर सांस लेने में दिक्कत आती है धीरे धीरे, और ब्रीथिंग है देखो, डिक्रीज स्ट्रेंथ और ब्रीथिंग एंड कफिंग, साथ में खांसी भी शुरू हो जाती है। उसके अलावा इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी व्यक्ति की जो पहले तो दांत गिर जाते हैं, उसके अलावा व्यक्ति के अंदर सलाइवेशन कम हो जाता है, जो डाइजेस्टिव जूस है उनका सिक्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए पाचन क्षमता जो होती है धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या चेंज आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन का ओवरऑल सिक्रेशन जो होता है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। हार्मोन का सिक्रेशन कम होने से व्यक्ति को कुछ बीमारियां हो सकती है, जैसे डायबिटीज़ मेलिटस है, शुगर जिसको कहते हैं, वो बीमारियां होने शुरू हो जाती है। उसके अलावा सेंस ऑर्गन में क्या होता है, आईज और ईयर में, ये आई के अंदर दिखना कम हो जाता है, जो जिसको मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष होना शुरू हो जाता है। लेंस ज़्यादा ओपेक हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, व्यक्ति को ऊंचा सुनाई देने लगता है। तो ये आपको सेंस ऑर्गन में बताना है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर जैसे जैसे एजिंग बढ़ेगी, व्यक्ति की किडनी की जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती जाती है, नेफ्रॉन्स जो होता है उनकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। इसीलिए व्यक्ति को जो है किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है, किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है। जो यूरिनेशन की जो कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे जैसे एज बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाता है ना। इसीलिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो बड़ी हो जाती है, इंलार्जमेंट हो जाता है, उसको ऑपरेशन के द्वारा रिमूव करना होता है, वरना यूरिनेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी यानी इंलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। इसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी फीमेल के अंदर ओवुलेशन बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाता है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। हार्मोन्स का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। डिमेंशिया जो होता है ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसके अंदर व्यक्ति को मति भ्रम होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम कन्फ्यूजन होता है, डिटोरेशन इंटेलिजेंस जो होती है उसमें डिटोरेशन हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है और व्यक्ति भ्रम में उसको भ्रम होना शुरू हो जाता है, इसको डिमेंशिया कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज जो है वो
एजिंग से रिलेटेड बतानी है कि एजिंग का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हर सिस्टम में इंटेगुमेंट्री सिस्टम हो गया, उसके बाद डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल, मसल्स, सेंस ऑर्गन, इन सब में क्या क्या चेंज आते हैं बिल्कुल आप समझ सकते हो। और इनसे रिलेटेड जो बीमारियां स्पेशली है वो मेंशन करनी है, एक एक दो दो वो बीमारियां आपको स्पेशली मेंशन करनी है। उसके अलावा जब एजिंग का अपन टॉपिक देख रहे हैं तो एजिंग से रिलेटेड एक शब्द आता है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया जो है साथियों एक स्पेशल बीमारी है, एक एक्सट्रीम डिजीज है जो एजिंग से रिलेटेड है। प्रोजेरिया क्या है? प्रोजेरिया आपने अमिताभ बच्चन की पा पिक्चर देखी होगी, उसमें जो रोल था वो प्रोजेरिया चाइल्ड का था। प्रोजेरिया के अंदर क्या होता है कि जेनेटिक बीमारी है जिसमें ऐसे बच्चा पैदा होते हैं जिनकी एजिंग जो है बहुत फास्ट होती है, यानी 2 साल 3 साल के बाद ही उसमें एजिंग डिटोरेशन शुरू हो जाता है और व्यक्ति बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। इसको प्रोजेरिया कहते हैं। तो है ना, प्रोजेरिया ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्री मेच्योर ओल्ड, है ना। प्री एक शब्द में बोले तो प्री मेच्योरली ओल्ड, इसको प्रोजेरिया कहते हैं। प्रोजेरिया के बारे में सबसे पहले 1897 में गिलफर्ड, हचिंसन गिलफर्ड ने इसको डिटेल स्टडी किया था, इसको इसीलिए इसको कहते हैं हचिंसन गिलफर्ड प्रोजेरिया, HGPS। ये आपको जब भी प्रोजेरिया पर शॉर्ट नोट छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज प्रोजेरिया, तो प्रोजेरिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू एजिंग और इट मीन्स प्रीमेच्योरली ओल्ड, है ना, ग्रोइंग प्रीमेच्योरली ओल्ड एंड दिस डिस्कवर्ड बाय हचिंसन एंड गिलफर्ड, ऑल्सो नोन एज हचिंसन गिलफर्ड प्रोजेरिया। इसका कारण क्या है? जो अगर जेनेटिक्स में जाए तो प्रोजेरिया जो होता है ये एक जीन होता है LMNA। इस LMNA के जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता है जिससे कारण ये एक विशेष प्रोटीन सिक्रेट करता है जिसे लेमिना A प्रोटीन कहते हैं। उस वजह से व्यक्ति में प्रोजेरिया जो बीमारी होती है वो फास्ट जो प्रीमेच्योरली ओल्ड होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार आपको इसके प्रोजेरिया के ऊपर भी नोट्स लिखना, क्योंकि एजिंग से रिलेटेड था इसलिए इसको भी देखना ज़रूरी था। तो इस प्रकार साथियों आपको आज अपन ने इसका पार्ट 1 देखा था एजिंग का, जिसके अंदर इससे रिलेटेड सारे सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनसे रिलेटेड बीमारियां लिखनी है और प्रोजेरिया के बारे में बताना है। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी टॉपिक है। हिंदी मीडियम वाले भी इसको हिंदी में अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। इसका नेक्स्ट पार्ट अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, एजिंग पार्ट 2, जिसके अंदर अपन साइटोलॉजिकल क्या क्या चेंजेज आते हैं एजिंग के कारण, सेल के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, और उससे रिलेटेड थ्योरीज क्या क्या है, एजिंग होती क्यों है उससे रिलेटेड थ्योरीज देखेंगे। धन्यवाद।